अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 8.8 इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। जब हमारे पास लिमिट्स जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी आ जाए, जैसे कि या ये वाला केस हो जाए या ये वाला केस हो जाए, ठीक है। तो इस किस्म की इंटेग्रल्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब इसको कैसे आप फाइंड करते हैं तो ये देखते हैं हम आज। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देखें, इसको लिखने का वे जो है वो ये यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे इन्फिनिटी होगा वहाँ पे आप कोई ना कोई कांस्टेंट फर्ज कर लोगे। लेट्स सपोज ए बी सी डी कुछ भी। जैसे इस केस में यहाँ पे इन्फिनिटी था, तो इसमें उन्होंने बी सपोज किया और बाहर लिमिट अप्लाई कर दी, बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस तरीके से इनको जो है वो सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे ए टू बी ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू था, इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है। इंटीग्रेट करके जो आंसर आ गया और एंड पे आपने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी है। या इस तरीके से कर लिया जाता है, लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं साथ में ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आए जरा। ये इंटीग्रल्स विद इनफिनिट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप वन। ठीक है। ये टाइप वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ तो आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिटी होती है। अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी तो आप उसके इस फॉर्म में लिखेंगे बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, क्योंकि ये अपर लिमिट है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जब लोअर लिमिट में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आप ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लिख लें। ए बी सी डी से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों लिमिट्स आ जाते हैं तो आप उसके दरमियान में कोई नंबर सपोज कर लेंगे, वेयर सी इज एनी रियल नंबर। ठीक है। तो उसके आप दो इंटीग्रल्स बना देंगे। अच्छा, अब हर केस में अगर आपके पास लिमिट जो है वो फाइनाइट एग्जिस्ट करती है, इफ इन ईच केस limit exists and is finite, we will say that the improper integral converges। मीन्स दैट कि उसका जो जैसे आपने वो पढ़ा ना उसमें लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर सीरीज का जो है आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं, सो सीरीज विल बी सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट इज नॉट टेबल, if it is not like possible to find the sum of the series, that series is known as divergent। तो उसी टर्म पे उसी पैटर्न पे हम इसको कहते हैं कि इफ वी आर एबल टू calculate the integral, this improper integral will be known as convergent, and if the limit of the function is not finite infinite, so we will say that it is divergent। Okay, this is the example. Is the area under the curve y equals to this from 1 to infinity finite? We have to find कि अगर वो finite है या नहीं। If so, अगर वो finite है, what is its value, तो आपने वो area find out करना है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 to infinity है, जैसे ये ग्राफ उसका गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि उसके आगे चल के एक नंबर सपोज कर लेते हैं b, और इसको 1 to b जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट फॉर्मूला। ये उसमें सपोजिशन जो हम सपोज करते होते हैं वो गिवन है। अब जब बाय पार्ट फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दिया। सेकंड वाले में दोबारा फिर इंटीग्रल मौजूद होता है, तो यहाँ पे ऐसी लिमिट यहाँ पे लिखी रहेगी, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है। अब ये log ऑफ बी ओवर, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, 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 1
बी, साथ में ये जो वन ओवर एक्स में बी अब लगी नीचे चला गया और माइनस का शुरू में आ गया, उसके बाद वन अप्लाई कर दिया। तो वन अप्लाई करेंगे तो ये लोग ऑफ वन ना ज़ीरो होता है, तो वो उसकी वजह से सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो वन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ ये बी अप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मीन वाइल इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दें और इसकी दोबारा फिर लिमिट अप्लाई कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई किया जाएगा इट विल बी माइनस वन और बी प्लस वन। इस आंसर पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे एज बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो वन टू इन्फिनिटी था, बी हमने सपोज किया था उसको प्रॉपर बनाने के लिए। ठीक है, दैट वाज इम्प्रॉपर इंटीग्रल था। ओके, ये जो उसका आंसर आया हुआ था उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी और फाइनली आंसर हमारे पास आ गया वन। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल था ये वाला जो ये बना था, इसको हम कह देंगे कि ये कन्वर्जन, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड इट्स लिमिट, इट्स वैल्यू। इम्प्रूवमेंट आगे कन्वर्जेस एंड द एरिया हैज़ फाइनाइट वैल्यू वन, ये उसका ना एरिया आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इधर क्या करेंगे, इसके दो पार्ट्स बनाती है, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इतने पार्ट को लेकर डिस्कस कर लेंगे। और जब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इधर आई, ए अप्लाई कर दिया और ये लिमिट आपने फाइंड कर ली है, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ज़ीरो, टेंजेंट इनवर्स ए, ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है, वहाँ गया। जो टेंजेंट इनवर्स ए है इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना माइनस इन्फिनिटी, तो वो माइनस पाई बाई टू को कन्वर्ट कर देगा और ये आपके पास फाइनली पाई बाई टू आ जाएगा। सिमिलरली जो उसका सेकंड पार्ट है, इसमें देखें जीरो टू इन्फिनिटी, उसी तरीके से आपने उसको इंटीग्रेट किया और फाइनली आपके पास पाई बाई टू आ गया। और एंड पे आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से उसका एरिया आपके पास पाई आ जाएगा। सिंस वन ओवर प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, द improper integral कैन बी इंटरप्रेटेड एज द एरिया beneath the curve and above the x एक्सिस। इस तरीके से हमारे पास वो ये कर्व आ जाएगी और एक्सिस के दरम्यान ये वाला एरिया, ये लेफ्ट साइड वाला भी पाई बाई टू है, ऑल भी पाई बाई टू, और एड अप होकर आपके पास टोटल पाई एरिया आ गया। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा था। इस इंटीग्रल को यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व किया गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द इंटीग्रल दिस कन्वर्जेस। आपने बताना कि p की किन वैल्यूज के लिए वो कन्वर्ज करता है। व्हेन द इंटीग्रल डज कन्वर्ज, व्हाट इज इट्स वैल्यू, अगर वो कन्वर्ज करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम इसके तीन केसेस डिस्कस करेंगे। फॉर p इज नॉट इक्वल टू वन, और फिर इसके बाद आ जाएगा p लेस देन वन, ग्रेटर वन और इक्वल टू वन। ये डिफरेंट इसके केसेस जो है ना वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले केस में p इज नॉट इक्वल टू वन है, तो हमने क्या किया, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। एक्स पावर p उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस p हो जाएगा और p प्लस वन। और यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दिया वन टू b, क्योंकि वो इन्फिनिटी था तो डायरेक्टली इन्फिनिटी तो अप्लाई नहीं कर सकते। आपने क्या किया, b वहाँ पे फोर्स कर लिया और इसी कैसे अपर लिमिट अप्लाई किया, लोअर लिमिट अप्लाई किया, तो फाइनली आगे बस ये आ गया। ठीक है, इसी को इस तरह से कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ना डिपेंड करता है कि p का आंसर क्या है, उसके हिसाब से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है, अगर p ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो यहाँ पे लाइक p वन ओवर बी रेज टू पावर सम p को ये पावर आ जाएगी। तो जो ये वाला पोर्शन है वन ओवर बी, ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा भी नहीं, चल गया। अगर p ग्रेटर देन वन है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर p लेस देन वन है तो लेस देन वन के केस में क्या होगा कि इसकी p की कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये p की सारी की पावर नेगेटिव हो जाएगी, उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव होने के बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो b वाला पोर्शन हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ इन्फिनिटी। तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये वाला केस है ग्रेटर देन वन वाला,
तो उसमें ये वाला पोर्शन हमारा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये 1/p-1 और ये जो -1 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1/p-1 आ जाएगा। लेकिन जो केस है ग्रेट लेस देन वाला उसमें ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ना उसके बिफोर द टाइमिंग दो आंसर आ गए, फॉर p ग्रेटर देन 1 1/p-1, और फॉर p लेस देन 1 वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। okay. अब बाकी केस रह गया कि p इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। तो जब p इक्वल टू 1 है तो इस तरीके से ये जो है 1/x⁻p 1/x आ जाएगा, और इसको भी उसी तरीके से अप्लाई किया लिमिट, और फाइनली आपके पास log ऑफ b माइनस log ऑफ 1 आ गया। log ऑफ 1 जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन log ऑफ b में आपने इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है जब, तो log ऑफ इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा फॉर p लेस देन 1 के लिए डाइवर्स कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए उसका आंसर ये आ जाएगा 1/p-1, और इक्वल टू 1 के लिए भी जो है वो डाइवर्जेंट। अच्छा जी, समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि जो इंटेग्रल हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो इन केस इन टाइप ऑफ लिमिट्स आ जाते हैं कि सॉरी एसिम्प्टोट्स आ जाते हैं उसमें, जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं x इक्वल टू जैसे a और x इक्वल टू ये 1 है, तो मे बी किसी में से आपके पास या जो y एक्सिस में जैसे इसके साथ में ये एसिम्प्टोट बन रहा है, तो कोई लिमिट भी ऐसे सपोज आपने ग्राफ बनाया है और उसमें जो है वो एक्सिस के साथ ना वो एसिम्प्टोट बना रहा है, तो उसकी आप लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये y इक्वल टू 1/x और ये y एक्सिस के साथ इसका जो बिहेवियर है वो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है। सो हम क्या करेंगे उसको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट किया और डायरेक्टली, और इन्फिनिटी की जगह पे ये ज़ीरो है ना, तो अगर हम 1/0 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो वो आपके पास ना अनडिफाइंड हो जाता है। सो इन्होंने क्या किया कि a की जगह पे एक वो जो सॉरी ज़ीरो की जगह पे a सपोज कर लिए, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। जब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे ना लिमिट अप्लाई कर देंगे, देन वी फाइंड द लिमिट ऑफ दिस एरिया एज ए अप्रोचेस टू इन्फिनिट a 0। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। Therefore, the area under the curve from 0 to 1 is finite and is defined to be this। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास उसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं है, ये जो 2 आया है उसकी मतलब एक लिमिट ही आ गई है। अच्छा, इस केस में देखें ज़रा, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन दैट बिकम्स इन्फिनिटी एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। ठीक है, कि अगर वो उसकी रेंज के उसकी जो डोमेन है उसकी डोमेन के पॉइंट्स के अंदर अंदर एक है ना इंटरवल के अंदर जहाँ पे वो डिफाइन है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिट होने की वजह से वो जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो टाइप 2 का इम्प्रॉपर होगा। जैसे इस केस में वो 1 के ऊपर जो है ना इन्फिनिट आ रहा था, सॉरी 0 के ऊपर, तो 1/0 इन्फिनिटी है, तो ये टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ जाएगा। विजुअली वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है, बट व्हेन यू अप्लाई द लिमिट इन द फंक्शन इट विल गिव यू इन्फिनिटी। तो ये टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ जाएगा, और इसको इसी कैसे डील करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस एंड डिसकंटिन्यूस एट ए, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस है उसको वहाँ से निकाल दिया, नंबर एक। नंबर दो, अब ए टू बी अगर इंटेग्रल है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ए की जगह पे आपने कुछ और सपोज कर लिया, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट साइड पे था, तो ए को उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, जैसे सपोज यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट तो शामिल नहीं है, यहाँ से आगे बी तक जाना हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस साइड पे आते हुए उसका ना राइट हैंड लिमिट जैसे होता है फाइंड करते हैं, तो वो वाला पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे ए प्लस लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से इसका ना इंटेग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंडली, अगर हमारे पास जो है ना वो अपर लिमिट जो आती है उसके ऊपर वो डिस्कंटिन्यूस आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये बी के ऊपर डिस्कंटिन्यूस है,
तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे b की जगह पे एक नया एलिमेंट सपोज कर लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, सी प्रोसेस टू माइनस बी, और उसके ऊपर माइनस क्यों है, क्योंकि देखिए आपके पास ना यहाँ पे करके वो पॉइंट बी है और बी शामिल नहीं है, तो हम यहाँ से ओपन इंटरवल रखेंगे। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट का आइडिया लेते हुए यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे ये अप्लाई की हुई है। ठीक है, अगर इस साइड से होगा तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो वो राइट हैंड होगी, और अगर इस साइड पे होगा और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड होगी। ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड केस में अगर आपके पास इफ एफ एक्स इज discontinuous एट सी, वेयर सी इज बिटवीन ए बी एंड continuous on A to C and C to B, मतलब उस पॉइंट के अलावा बाकी सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर वो कंटिन्यूस है, तो हम उसका जो इंटेग्रल है उसको दो पार्ट्स में इसी के से सेपरेट कर लेंगे। ठीक हो गया। In each case, if the limit exists and is finite, we will say that the improper integral converges, and that the limit is the value of the improper integral. If limit doesn't exist, integral will be said to be divergent। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आसान सा ही है, और इसमें लाइक इतना मुश्किल बात कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यूजली हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर नहीं है, बट इफ़ वी अप्लाई दिस अपर लिमिट ऑन द फंक्शन इट विल गिव अस आंसर इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास टाइप टू का जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ जाता है। सो इसकी यहाँ पे देखें ज़रा, जब वो उसकी लिमिट डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें वन को शामिल नहीं किया हुआ उसके डोमेन में। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने लिमिट अप्लाई कर दी है एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और जो अपर लिमिट होती है उसके ऊपर वो नेगेटिव साइन, मतलब लेफ्ट लिमिट लेते हैं अपर लिमिट की साइड पे। अच्छा, अब इसको ने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया और एंड पे जब लिमिट इंटीग्रेट हो गया तो आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे ना माइनस वन अप्लाई जब होगा बी की जगह पे तो वो आपके पास आ जाएगा, सॉरी वन अप्लाई होना, माइनस नहीं होना, तो वन माइनस बी आ जाएगा, और बी जो है वो वन को अप्रोच कर रहा है, तो बी की जगह पे वन लिखेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ये log ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो इसको जब लिमिट अप्लाई करेंगे पहले बी अप्लाई कर देंगे देन ज़ीरो, तो ज़ीरो अप्लाई करने से ये log ऑफ वन आ जाएगा जो कि ज़ीरो होता है, और जब यहाँ पे बी अप्लाई करेंगे तो log ऑफ वन माइनस बी आ जाएगा, और बी हमने लिमिट अप्लाई करनी है एज अप्रोचेस टू वन। इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। सो इट इज़ डाइवर्जेंट। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी ऐसे ही है, वन से थ्री तक उसका रेंज है, और ये वन, सॉरी ज़ीरो से थ्री इसका रेंज है, और जब वन अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो इसके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, सॉरी ज़ीरो आ जाएगा, एंड विल बी क्रिएट इन्फिनिटी द होल इंटर, जो आपका फंक्शन है वो इन्फिनिट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, जो वन के ऊपर, और तो ज़ीरो टू वन और वन से थ्री उसके दो इंटेग्रल्स बना लिए, हम दोनों को अलग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसको आपने फाइंड आउट किया है तो इसमें हमारे पास लोअर लिमिट थी, तो यहाँ पे आपके पास ये लिमिट अप्लाई हो गया माइनस इन्फिनिटी, बी अप्रोचेज टू माइनस वन, ज़ीरो टू बी, बाकी सारा फंक्शन है, इसकी इजीली इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, और जब सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे एंड पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे बी अप्रोचेज टू माइनस वन। सिमिलरली इसमें आपने फंक्शन के वहाँ पे सी सपोज किया, और उसमें आपने लिमिट जो है ना सी अप्लाई की यहाँ पे, ये सी की टर्म्स में आ गया, और एंड पे आप क्या करेंगे, सी की जगह पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे वन, तो यहाँ पे जब वन अप्लाई करेंगे बस थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ टू आ जाएगा। दोनों के आंसर्स को जमा कर देना, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सी एस वाले मामला को छोड़ दें, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, हमारे पास ना डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब जैसे इसमें इन्होंने क्या किया कि हमारे पास ये इंटेग्रल था,
उसको लिमिट्स की फॉर्म में इसी कैसे लिख लिया, और उसको सॉल्व करने के लिए ये एक रिलेशन यूज़ किया, ये वाला ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ई पावर माइनस एक्स है, इनका ये रिलेशन बनता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, क्योंकि एक्स की वाली टर्म मुश्किल थी, ये वाली टर्म थोड़ी सी आसान थी, तो इन्होंने आसान वाली को सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर आके बस निकाल दिया ये वाला। अब इसके मुताबिक देखें, हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये सिंप्लीफाई का ये आंसर दे रही है, तो जो रिमेनिंग रह गई है 1 to b e पावर माइनस एक्स का dx, इसका जो भी आंसर आएगा ये लेस देन का साइन क्या कह रहा है कि ये इससे छोटा होगा। हम सपोज कर रहे थे कि ये 0.37 है, तो हम किसी तरीके से इसको जब करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा, इससे लेस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं। ये वैसे तो आप आगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये सारे टेस्ट दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं आपके पास अगर इस सिस्टम के फंक्शन है, एक फंक्शन लेस देन है, एक ग्रेटर देन है, तो क्या होगा अगर ग्रेटर वाला फंक्शन जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा जो फंक्शन है एफ एक्स वो मस्ट कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि आप उसका जो है ना वो जब लिमिट फाइंड आउट करेंगे एरिया की टर्म में, ये जैसे इम्प्रॉपर इंटेग्रल की फॉर्म में, तो आपके पास उसका कोई ना आंसर आएगा। सिमिलरली अगर जो स्मॉलर वाला है वो डाइवर्ज कर रहा है, तो जो ग्रेटर वाला है ना वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हैं हम आगे यहाँ पे, ये देखें ज़रा, ये साइंस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर था, तो इसका यहाँ पे ना ये रिलेशन बनाया गया, जैसे कि हमारे पास होता है साइंस स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, तो वो ज़ीरो से इस तरीके से बिहेव करेगा। इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ना ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इसके बाद देखें, इस वाली सीरीज़ के ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है। तो जो दूसरी वाली है फिर आप उस पर भी जो है वो लिमिट अप्लाई करने की बजाय बल्कि कैसे कह देंगे कि ये ज़ीरो तो फिर वो भी ज़ीरो होगा। अच्छा, अब ज़ीरो मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है, सो ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि ये जो है देश हो गया और ज़ीरो से इन्फिनिटी है इसकी, लाइक प्रॉपर इंटेग्रल। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कन्वर्ज करेगा। अब ये वाला जो फंक्शन था ये इधर था, ये ग्रेटर वाला फंक्शन जो है ना ये अगर कन्वर्ज कर रहा है तो जो छोटा वाला है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में इसमें रिलेशन का बन गया कि ये 1/x आ गया। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, इस 1/x को इंटीग्रेट कर देंगे, और वो देखा कि वो डाइवर्जेंट है, तो जब स्मॉल वाला डाइवर्जेंट है ये वाला, तो जो ग्रेटर वाला है वो तो ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट ही होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से ये थर्ड वाला है, और उसमें भी उसने ना इसी तरीके से रिलेशन बना के, तो ये इस तरीके से देखना ज़रा, ये रिलेशन बनाया और स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास ये वाली 1/√x, तो इसको उन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो इसका आंसर उन्होंने निकाला हुआ कन्वर्जेंस। तो अगर ये ग्रेटर वाली कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर वाली जो है वो डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो लिमिट है वो दोनों में से कोई भी इम्प्रॉपर नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से ये इन्फिनिटी हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखें ये ए अप्लाई करके तो उसको देन आके सॉल्व किया हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये वैसे तो इसकी डिटेल आएगी सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा शामिल हो गया। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हैं, ऐसे डिफाइन किया है किसी इंटरवल पे, आपने अगर ये चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। कन्वर्जेंट का मतलब है कि उनमें उनका अगर ग्राफ ना जाए तो जो एरिया अंडर द कर्व है
वो फाइनाइट है कि नहीं, वो फाइंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे एज एन अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। डिवाइड करने के बाद ये जो एल आ गया, ठीक है, तो ये आगे जाके हमें बताएगा कि आइदर बोथ, ये जो फंक्शंस हैं वो कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट, मतलब सेम बिहेवियर होगा उनका। कि अगर आपके पास उसको डिवाइड करके कोई ना कोई फाइनाइट लिमिट आ जाती है उसकी, ठीक है। अगर वो फाइनाइट लिमिट नहीं आती तो इस टेस्ट को आप अप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ उस सूरत में जब आपके पास फाइनाइट लिमिट आ जाए। यहाँ भी देखने एल की लिमिट लिखिए, एल इज़ नॉट इक्वल, यहाँ पे ना लेस देन इन्फिनिटी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये एग्जांपल है, और इसके साथ उन्होंने वन ओवर एक्स के का कंपैरिजन बनाया, दोनों को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद ये देखें ज़रा, इस तरह इसकी शक्ल चेंज होगी, ये वन ओवर एक्स के ऊपर चला गया और ये एक्स के नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब इसके ऊपर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वन ओवर एक्स के अलहदा हो गया, वन अलहदा हो गया, ये इसके नीचे जब जाएगा तो ये वन आ जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो ये वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ गया वन। अब ये वन जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, तो हमें ये क्या बताएगा, बोथ ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एफ विल हैव सेम बिहेवियर, ठीक है। अब अगर उनका बिहेवियर सेम है तो हमें उनमें से किसी एक फंक्शन का भी अगर बिहेवियर पता चल जाए तो दूसरे का हम ऑटोमेटिकली खुद से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो वन ओवर एक्स स्क्वायर है इसका बिहेवियर हमें पता है, ठीक है। ये जो है ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है फिर ये वाली भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, बस इतना ही था। तो ये एक्सरसाइज आपके ज़िम्मे है। ये जो चैप्टर था अपने एग्ज़ाम को पहुंचा, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लाइंस इन थ्री डायमेंशन, और थोड़ा सा प्लेन का डिस्कशन है, तो इंशाल्लाह वो करके तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।